हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE 214 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1 A. Mention the determinants of agricultural development. B. According to Kuznets, what is the contribution of the agricultural sector to the overall economic development of a country? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें करनी है। पहले एग्रीकल्चर के विकास के मेन फैक्टर्स बताने हैं और फिर साइमन कूजनेट्स के नजरिए से ये समझना है कि एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। यहाँ नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में लिखना है और फिर कूजनेट्स के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थियरी को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का बैकबोन होती है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब है खेती को ज्यादा प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज। साइमन कूजनेट्स ने कहा था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेस बनाता है क्योंकि यही फूड, रॉ मटेरियल और लेबर प्रोवाइड करता है। इस आंसर में हम डिटर्मिनेंट्स और कूजनेट्स के व्यूज डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। A. नेचुरल और रिसोर्स बेस्ड फैक्टर्स। जमीन और मिट्टी की क्वालिटी, फर्टाइल लैंड और अच्छी सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पानी और इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉनसून, रिवर्स और इरिगेशन सिस्टम्स प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। पंजाब की ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस इसका एक एग्जाम्पल है। क्लाइमेट कंडीशंस, टेम्परेचर और रेनफॉल का पैटर्न आउटपुट डिसाइड करता है। क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट्स नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। B. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। हाई यील्डिंग सीड्स, HYV सीड्स ने प्रोडक्शन को काफी बढ़ाया। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स यूज करके मैनुअल लेबर कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। R&D एंड इनोवेशन, ICAR जैसे इंस्टीट्यूशंस नए टेक्निक्स और बायोफर्टिलाइजर डेवलप कर रहे हैं। डिजिटल टूल्स, GPS, ड्रोन्स और AI बेस्ड फार्मिंग से प्लानिंग और मॉनिटरिंग इजी हो रही है। C. इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फैक्टर्स। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और होल्डिंग्स कंसोलिडेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं। केरला की लैंड रिफॉर्म्स एक केस स्टडी है। क्रेडिट और फाइनेंस, नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस अफोर्डेबल क्रेडिट देते हैं जो इनपुट्स के लिए जरूरी है। मार्केट एक्सेस, APMC मांडिस, कोल्ड स्टोरेज और MSP जैसे सिस्टम्स फार्मर्स को फेयर रिटर्न्स देते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, PM किसान, क्रॉप इंश्योरेंस और सब्सिडीज रिस्क को कम करते हैं। D. सोशियो इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स। एजुकेशन और स्किल्स, एजुकेटेड फार्मर्स नए मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर, रूरल एरियाज में हाई पॉपुलेशन लैंड को छोटा कर देती है जिससे एफिशिएंसी गिरती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म जॉब से इनकम बढ़ता है और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम होती है। 2. कूजनेट्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का रोल। A. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का बेस। कुजनेट्स ने ऑब्जर्व किया कि डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में एग्रीकल्चर मेजर सेक्टर होता है। धीरे धीरे रिसोर्सेज इंडस्ट्री और सर्विसेज में शिफ्ट होते हैं। एग्रीकल्चर से सरप्लस लेबर और फूड इंडस्ट्री को मिलता है। B. नेशनल इनकम और सेविंग्स, एग्रीकल्चर के सरप्लस से कैपिटल बनता है जो इंडस्ट्री और सर्विसेज को सपोर्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर GDP का बड़ा हिस्सा होता है स्टार्टिंग स्टेज पर। C. फूड सिक्योरिटी और रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर स्टेबल फूड सप्लाई और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स देता है जैसे कॉटन, जूट। फूड अवेलेबिलिटी, इन्फ्लेशन और हेल्थ दोनों को कंट्रोल करता है। D. रीजनल बैलेंस और इनइक्वालिटी कम करना, बैलेंस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल अर्बन गैप को कम करता है और माइग्रेशन प्रेशर रिड्यूस करता है। A. चैलेंजेस जो कूजनेट्स ने हाईलाइट किए, प्रोडक्टिविटी लो रहना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन स्लो रहना डेवलपमेंट को रोकता है। कंक्लूजन, आखिर में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज और ह्यूमन रिसोर्सेज।
कज़नट्स ने एग्रीकल्चर को इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माना है जो फूड, लेबर और कैपिटल सप्लाई करता है। अगर हम रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर फोकस करें तो एग्रीकल्चर रूरल और नेशनल दोनों इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Mention the 4 major planks of land reform legislation and discuss the difficulties in designing and implementation of land reforms in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें लैंड रिफॉर्म्स के 4 मेन प्लैंक्स या पिलर्स बताने हैं और फिर डिस्कस करना है कि इंडिया में इन रिफॉर्म्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। आंसर में कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और चैलेंजेस सब कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंड रिफॉर्म का मतलब है जमीन के ओनरशिप, उस और कंट्रोल को चेंज करने वाले लॉस और पॉलिसीज। भारत में इंडिपेंडेंस के बाद ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे ताकि फ्यूडल सिस्टम खत्म हो, जमीन को बराबर बांटा जा सके और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्टेट्स को इनकरेज किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए। इसके में पिलर्स हैं जमींदारी एबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग और कंसोलिडेशन। लेकिन इनको लागू करने में काफी मुश्किलें आए। मेन बॉडी। 1. लैंड रिफॉर्म के 4 मेजर प्लैंक्स। ए. जमींदारी एबोलिशन, इंटरमीडियरीज का खात्मा। मतलब था जमींदारों, जागीरदारों जैसे मिडिलमैन को हटाकर किसान को डायरेक्ट ओनरशिप देना। ऑब्जेक्टिव, जो किसान खेती करता है वही मालिक बने। इम्पैक्ट, 1950 तक लगभग सभी स्टेट्स ने एक्ट्स पास किए। क्रोज ऑफ टेनेंट्स को फायदा मिला। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950। बी. टेनेंसी रिफॉर्म्स, मतलब जो किसान दूसरे के जमीन पर काम करते थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। की स्टेप्स, रेंट पर लिमिट लगाना, टेनेंट को इविक्शन से बचाना, ओनरशिप राइट्स देना जहां पॉसिबल हो। चैलेंज, कई जगह टेनेंट्स को प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाए, इनफॉर्मल टेनेंसी चलती रही। सी. लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर फैमिली के लिए लैंड होल्डिंग पर एक लिमिट फिक्स करना और एक्स्ट्रा जमीन को लैंडलेस को देना। ऑब्जेक्टिव, लैंड का कंसंट्रेशन तोड़ना और गरीबों को जमीन मिल सके। चैलेंज, लैंडओनर्स ने लूप होल्स यूज किए जैसे बेनामी ट्रांजैक्शंस। इम्पैक्ट, बहुत कम सरप्लस लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाए कंपेयर्ड टू टारगेट्स। डी. कंसोलिडेशन एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ लाना ताकि खेती एफिशिएंट हो। पंजाब, हरियाणा ने इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया। कोऑपरेटिव फार्मिंग से स्मॉल फार्मर्स मिलकर मशीनरी यूज कर सकते हैं। 2. लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलें। ए. लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए हर स्टेट का लॉ अलग था। जमींदार और एलीट्स ने कोर्ट्स में चैलेंज किया, केसेस लंबा चले। लैंड रिकॉर्ड्स आउटडेटेड दी, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हुआ। बी. पॉलिटिकल और सोशल रेजिस्टेंस, बड़े लैंडओनर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे। कास्ट सिस्टम ने लोअर कास्ट्स को लैंड राइट्स मिलने से रोका। सी. टेक्निकल और इकोनॉमिक इश्यूज, लैंड सर्वे और मेजरमेंट के लिए कैपेसिटी कम थी। कंपनसेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा थी। डी. लूप होल्स और एवेजन, लैंडओनर्स ने लैंड को फैमिली और ट्रस्ट्स के नाम कर दिया। हिडन टेनेंसी और शेयर क्रॉपिंग कंटिन्यू हुई। ए. अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन वीक, बेनिफिशियरीज को राइट्स का पता नहीं था। करप्शन और वीक मशीनरी ने प्रोग्रेस स्लो की। कंक्लूजन, लैंड रिफॉर्म्स ने भारत के रूरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की। जमींदारी एबोलिशन काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन में यूटीएनआई सक्सेस नहीं मिली। आगे चलकर डिजिटाइजेशन, क्लियर रिकॉर्ड्स और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के बिना यह गोल्स पूरे नहीं हो सकते। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What is irrigation scheduling? State the 4 advantages of conjunctive use of water. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इरिगेशन शेड्यूलिंग का मीनिंग समझना है, कब और कितना पानी देना चाहिए ये बताना है। साथ ही कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर यानी एक से ज्यादा पानी के सोर्स को मिलाकर उस करने के फायदे बताने हैं। दोनों पार्ट्स डिटेल में लिखने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में पानी सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर पानी सही समय और सही क्वांटिटी में मिले तो फसल का यील्ड बढ़ता है। इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब होता है साइंटिफिक प्लानिंग, कब और कितना पानी देना है।
कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब है अलग अलग वाटर सोर्सेज जैसे कैनल वाटर, ग्राउंड वाटर और रेन वाटर को साथ मिलाकर यूज करना। इस आंसर में हम दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब और इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन। क्रॉप्स के लिए सही टाइम और सही अमाउंट में पानी देना है इरिगेशन शेड्यूलिंग है। ऑब्जेक्टिव। फसलों को उनके ग्रोथ स्टेज के हिसाब से पानी मिल सके, वेस्ट ना हो। इम्पोर्टेंस। पानी की कमी या ज्यादा पानी दोनों से फसल खराब हो सकती है। लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग और बेटर यील्ड के लिए हेल्पफुल है। 2. इरिगेशन शेड्यूलिंग पर असर डालने वाले फैक्टर्स। क्रॉप रिक्वायरमेंट। हर क्रॉप का पानी डिमांड अलग होता है। व्हीट को कुछ स्टेजेस पर क्रिटिकल इरिगेशन चाहिए होती है। सॉइल टाइप। सैंडी सॉइल ज्यादा बार पानी मांगता है, क्ले सॉइल कम। क्लाइमेट। बारिश वाले एरिया में इरिगेशन कम होता है, ड्राई एरिया में ज्यादा। वाटर अवेलेबिलिटी। कनाल या ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी। मॉइस्चर सेंसर्स और डिवाइसेस प्लानिंग को एक्यूरेट बनाते हैं। 3. कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर मतलब और जरूरत। डेफिनेशन। जब सरफेस वाटर जैसे कैनल और ग्राउंड वाटर को कंबाइन करके यूज किया जाता है तो इसे कंजंक्टिव यूज कहते हैं। जरूरत। सरफेस वाटर हर समय अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ग्राउंड वाटर सपोर्ट करता है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक ही सोर्स पर डिपेंडेंस कम होती है। 4. कंजंक्टिव यूज के 4 फायदे। रिसोर्स का बेस्ट यूज। दोनों सोर्सेज का बैलेंस बना के पानी का सही इस्तेमाल होता है। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कंट्रोल। ज्यादा सरफेस वाटर से वाटर लॉगिंग होती है, कंजंक्टिव यूज इससे बचता है। ड्रॉट के टाइम मदद। जब कनाल वाटर कम हो जाए, ग्राउंड वाटर बैकअप देता है। सस्टेनेबिलिटी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और लॉन्ग टर्म के लिए वाटर बैलेंस बनता है। एग्जाम्पल्स। पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स कैनल और ट्यूब वेल वाटर को साथ यूज करते हैं। महाराष्ट्र के ड्राई एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेल्स का यूज कंजंक्टिव इरिगेशन के लिए होता है। कंक्लूजन। इरिगेशन शेड्यूलिंग और कंजंक्टिव यूज दोनों ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट के टूल्स हैं। पहला इंश्योर करता है कि पानी सही समय और सही मात्रा में मिले, दूसरा अलग सोर्सेस को बैलेंस करता है। दोनों प्रैक्टिसेस से फार्मिंग प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बन सकती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is marketing channel? Explain the inadequacy of agricultural marketing system. Discuss the programs for improving the livelihood status of agricultural labor. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें 3 चीजें करने को बोलता है। मार्केटिंग चैनल का मतलब समझाना है। इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स बतानी है। एग्रीकल्चरल लेबर के लिए चलाए गए प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग चैनल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फसल या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फार्मर के खेत से कंज्यूमर तक जाता है। इसमें बीच के एजेंट्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स शामिल होते हैं। इंडिया में ये सिस्टम बहुत फ्रैगमेंटेड और वीक है, जहां फार्मर्स को सही दाम नहीं मिल पाता। साथ ही एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी कम वेजेस, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी के लैक से जूझते हैं। इसलिए कई प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। मेन बॉडी। 1. मार्केटिंग चैनल मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मीनिंग। मार्केटिंग चैनल वो चेन है जो क्रॉप को फार्मर से कंज्यूमर तक ले जाती है। की प्लेयर्स। फार्मर्स जो क्रॉप यू गेट है। मिडलमैन जैसे कमीशन एजेंट्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स। रिटेलर्स जो फाइनल सेल करते हैं। इंपॉर्टेंस। फार्मर्स को बायर तक रीच मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के कारण वेस्टेज कम होता है। मार्केट लिंकेजेस इंप्रूव होते हैं और इनकम बढ़ती है। 2. इनएडिक्वेसी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसेस कम है। ट्रांसपोर्टेशन वीक होने की वजह से फसल खराब होती है। मिडलमैन का कंट्रोल। बीच के एजेंट्स फार्मर्स से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी नहीं होती। फ्रैगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। गांव में ऑर्गेनाइज्ड मांडिस कम है। स्मॉल फार्मर्स को सही दाम मिलना मुश्किल होता है। इंफॉर्मेशन गैप। फार्मर्स के पास मार्केट रेट्स और डिमांड का डाटा कम होता है। एक्सपोर्ट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयरनेस कम है। पॉलिसी चैलेंजेस। नाम जैसे रिफॉर्म स्लो स्पीड से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लीगल और इंटरस्टेट ट्रेड के हर्डल्स है। 3. प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर।
एम्प्लॉयमेंट और वेज स्कीम्स। एमजी नरेगा 100 दिन का गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है। पीएम किसान और स्किल प्रोग्राम्स इनडायरेक्टली रूरल लेबर को सपोर्ट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पीएम सिम पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए पेंशन। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रूरल पुअर के लिए। स्किल ट्रेनिंग DDUGKY रूरल यूथ को स्किल सिखाने के लिए। अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज में ट्रेनिंग। अदर स्टेप्स FPO और SHG प्रमोट करना। मिनिमम वेजेस और लेबर स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करना। 4. मार्केटिंग और लेबर वेलफेयर का लिंक। जब मार्केट सिस्टम बेटर होता है तो फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिलती है और लेबरर्स को भी बेहतर वेजेस मिलते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स और लेबर को एम्पावर करते हैं। कंक्लूजन। मार्केटिंग चैनल एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन है, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम अभी भी स्ट्रांग नहीं है। फार्मर्स और लेबर दोनों को प्रॉफिट और सिक्योरिटी कम मिलती है। जब हम मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स को साथ लेकर चलते हैं तो रूरल इकोनॉमी और लाइवलीहुड दोनों इंप्रूव होते हैं। यह इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।